नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमने पिछले वीडियो में भारत में पुर्तगाली शासकों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पुर्तगाली शासन की शेष बातें जानेंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का यूरोपीय आगमन और इसमें पुर्तगालियों में मैंने आज पुर्तगालियों से संबंधित जो शेष बातें हैं, जो शेष महत्वपूर्ण बातें जो कि परीक्षा से संबंधित है, उनको लिया है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कार्ज आर्मिडा काफिला व्यवस्था। ये कार्ज आर्मिडा काफिला व्यवस्था क्या थी? तो इसमें सबसे पहले इस कार्ज शब्द को देखते हैं। कार्ज पद्धति पुर्तगालियों द्वारा इस हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्ज व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि पुर्तगाली हिंद महासागर में बहुत प्रभावी हो चुके थे। वे अपने आप को हिंद महासागर का या सागर का स्वामी कहते थे। तो वे अन्य व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते थे। तो उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्ज व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके तहत वे अन्य व्यापारियों से कर वसूलते थे। ठीक, और उन्होंने कार्ज व्यवस्था की शुरुआत की और अन्य व्यापारियों से कर वसूलना आरंभ किया। अब देखिए, कार्ज शब्द क्या है? कार्ज शब्द का अर्थ परमिट से है। परमिट से है, जो कि कर देकर प्राप्त होता था, और इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय व अरबी जहाज अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। अरब सागर में प्रवेश करने से पहले किसी भी भारतीय अरबी जहाज को पुर्तगालियों से परमिट या कार्ड या परमिट लेना होता था, और उसके बदले कर की रकम अदा करनी होती थी। उसके बाद वो अरब सागर में प्रवेश कर सकते थे। और यहां तक कि यह व्यवस्था इतनी प्रभावी थी कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों पर व्यापार के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी कार्ज लेना पड़ता था और उसके लिए कर की रकम अदा करनी पड़ती थी, क्योंकि पुर्तगाली इन सागरों में, हिंद महासागर, अरब सागर के आसपास के इलाकों में बहुत प्रभावी थे और उनकी शक्ति के आगे व्यापारी इस कर को देने के लिए बाध्य थे। कार्ज के लिए बाध्य करने हेतु आर्मेडा की शक्ति थी, और यह व्यवस्था आर्मेडा ने लागू की थी। फ्रांसिस्को आर्मेडा, जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, उसने यह व्यवस्था लागू की थी। इसलिए उसी के नाम पर इस व्यवस्था को कार्ज आर्मेडा व्यवस्था कहा गया। ठीक, जिसके तहत अरब सागर और हिंद महासागर से गुजरने के लिए भारतीय व अरबी जहाजों को कर देना पड़ता था, और उसके बदले उन्हें कार्ड या परमिट मिलता था, जिसके बाद वे यहाँ अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस मार्ग का उपयोग कर सकते थे, यहाँ प्रवेश कर सकते थे। यह व्यवस्था इतनी प्रभावी थी कि मुगल बादशाह अकबर को भी कार्ड लेना पड़ता था पुर्तगालियों से और उसके बदले कर की रकम अदा करनी होती थी। और यह व्यवस्था चूंकि आर्मेडा ने लागू की थी, इसलिए इसे कार्ज आर्मेडा व्यवस्था कहा जाता था। पुर्तगाली, देखिए, भारतीय और अरबी जहाजों को इस मार्ग के द्वारा काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। काली मिर्च उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण मसाला था और इसकी बाजार में बहुत कीमत थी। आप जानते हैं कि काली मिर्च के व्यापार से वास्को डी गामा ने
60 गुना मुनाफा कमाया था। तो इसलिए इस काली मिर्च के व्यापार पर पुर्तगाली अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वे अन्य व्यापारियों को इस मार्ग से काली मिर्च ले जाने की अनुमति नहीं देते थे। इसके अलावा गोला बारूद वगैरह ले जाने की अनुमति भी पुर्तगालियों के द्वारा नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनको दूसरे जहाजों से विरोध का और युद्ध का भय था। और इस युद्ध और विरोध के भय से विरोध के से बचने के लिए वे जहाजों में गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं देते थे। ठीक, पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। उन्होंने व्यापार के लिए काफिला व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत एक स्थानीय व्यापारी जहाजों का एक बेड़ा चलता था, एक काफिला चलता था। स्थानीय जहाजी व्यापारियों का एक काफिला साथ साथ चलता था और उनकी रक्षा के लिए एक सैनिक बेड़ा भी चलता था, पुर्तगाली सैनिकों का बेड़ा भी चलता था, जिसके दो कार्य थे। एक तो समुद्री डाकुओं से व्यापारी जहाजों की रक्षा करना, और दूसरा ये देखना कि कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था से व्यापार ना करे, पुर्तगाली व्यवस्था के अंदर ही वह जहाज व्यापार करे। तो ये थी कार्य का अरमेडा काफिला व्यवस्था। अब देखें, हम पढ़ते हैं अब पुर्तगालियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, विभिन्न अलग अलग विदेशी अलग अलग समय पर भारत पर आए हैं और उन्होंने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। उनका प्रभाव भारत में पड़ा और भारत से वे भी प्रभावित हुए। तो इसी कड़ी में पुर्तगालियों का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, ये देखते हैं। देखिए, भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही, ठीक है। पुर्तगाली भारत के अलावा अन्य देशों में भी जाते थे। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसके बाद पुर्तगालियों का अमेरिका और अन्य देशों पर जाना प्रारंभ हुआ। तो वहां से वो जो और देखिए अन्य देशों पर जाना शुरू हुआ। इसके अलावा जापान की जो वस्तुएं थी वे भी पुर्तगाली अपने साथ लाते थे व्यापार के लिए, और जिनके बदले वो व्यापारिक मुनाफा कमाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जापानी व्यापारी भी इसी मार्ग से भारत आने लगे। इसी तरह भारत जापान व्यापार भी प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारत जापान व्यापार करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही है। पुर्तगालियों द्वारा एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति का समावेश हुआ, क्योंकि उन्होंने इन समुद्रों के मार्गों का उपयोग करने के लिए कार्ड व्यवस्था को लागू किया। कार्ड अरमेडा व्यवस्था जो मैंने पहले बताया, वे इन मार्गों के उपयोग के लिए अन्य व्यापारियों से कर वसूलते थे और एक परमिट जारी करते थे, जिस परमिट के बिना उन्हें यहाँ प्रवेश की और व्यापारिक गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार उन्होंने सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को शामिल किया और उन्हीं के द्वारा इन गतिविधियों में राजनीति का समावेश हुआ और राजनीतिक गतिविधियां भी व्यापारिक गतिविधियों के साथ में चलती रही। अब देखिए, शक्ति स्थापना हेतु अरबों से और तुर्कों से पुर्तगालियों का सबसे पहले संघर्ष हुआ। देखिए, जब दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया था, तो आप जानते हैं, तो उसका सबसे पहले यहाँ पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों से ही संघर्ष हुआ था और तुर्कों से भी पुर्तगालियों के संघर्ष चलते रहे। व्यापारिक संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष, व्यापार करने के लिए संघर्ष। इसके अलावा पुर्तगाली व्यापारियों के साथ में पुर्तगाली कई ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत आए और कई ईसाई मिशनरियों की उन्होंने स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया और कई हिंदुओं से धर्म परिवर्तन भी उन्होंने करवाया। धन का लालच देकर और बल के द्वारा भी उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। इसी कड़ी में 1540 ईस्वी में गोवा में कुछ सुधारवादी विचारधारा के जेसुएट, जिन्हें जो ईसाई धार्मिक प्रचारक थे,
उन्हें जेसुइट कहा जाता था, वे आए। उन्होंने धर्म और उनके आने से यहाँ धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तेज हुई। धर्म परिवर्तन को उन्होंने उनकी गतिविधियों को तेज किया और यहाँ के लोगों को धन बल का लालच देकर धार्मिक परिवर्तन करवाया। और इसी कड़ी में 1540 ईस्वी में गोवा के सारे मंदिर तोड़ दिए गए। देखिए, मैंने जो कहा कि धन और बल दोनों का उपयोग यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हुआ, तो इसी कड़ी में 1540 में गोवा के सारे मंदिर तोड़ दिए गए, जिससे कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। और 1573 ईस्वी में बारदे तथा 1584 से 87 के मध्य सॉल्सेट के मंदिर भी नष्ट कर दिए गए। तो 1540 से 1587 के मध्य काफी मंदिर तोड़े गए। 1540 में गोवा के सारे मंदिर तोड़ दिए गए और 1573 में और 1573 में बारदे और 1584 से 87 के मध्य सॉल्सेट के मंदिर भी नष्ट कर दिए गए, जिससे कि हिंदू मंदिरों में की ओर आकर्षित ना हो और ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए बाध्य हो। इसके अलावा 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य कोई न्याय करना नहीं था, बल्कि ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। ठीक है, जो ईसाई धर्म का जो लोग विरोध करते थे उनको दंड देने के उद्देश्य से ये ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए, अगला पॉइंट है, मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का और पपीता और अमरूद का प्रवेशन भारत में पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। ठीक, मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद का प्रवेशन भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ। बादाम, लीची, संतरा, अनानास व काजू का प्रवेशन अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के द्वारा हुआ, क्योंकि अन्य देशों से भी गुजरते हुए वहां के उत्पाद वो लाते थे और भारत में उनका व्यापार करते थे। इसके अलावा जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय भारत में पुर्तगालियों को ही है। ठीक, जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय भारत में पुर्तगालियों को ही है, जिन्होंने 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी और जहाज निर्माण के लिए कई कारखाने उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किए, जहां जहाजों की मरम्मत होती थी और नए जहाजों का निर्माण कार्य भी होता था। इसके अलावा भारत में गौथिक स्थापत्य कला के आगमन का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही है। भारत में गौथिक स्थापत्य कला के आगमन का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही है। देखिए, पहले जो औषधियों पर आधारित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ था, उसकी शुरुआत देखिए, औषधि वनस्पतियों से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन भी 1563 ईस्वी में गोवा से ही प्रारंभ हुआ। औषधि ग्रंथ देखिए, भारत में आयुर्वेदिक ग्रंथ उससे पहले काफी प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ था। तो औषधि वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा से ही प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखते हैं, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा, जो कि बाद के गवर्नर है, उसके साथ में जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। अगला पॉइंट है, ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकाबीवा और मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि ये धर्म प्रचारक केंद्रीय नेतृत्व यानी मुगल
सहिंसाओं से भी मिलना जाते थे, उनसे मिलने की इच्छा रखते थे ताकि उनके धर्म का प्रचार हो। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेशन फादर एकाबीवा और मोहसिरत के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों ने व्यापार, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए कभी भी किसी वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। पुर्तगाली व्यापार के लिए खरीदी गई वस्तु के बदले में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से उनकी कीमत अदा करते थे, क्योंकि पुर्तगाली धनी व्यापारी थे। उनके पास में सोने, चांदी व बहुमूल्य रत्न पर्याप्त मात्रा में थे, तो वे वस्तुओं की खरीद के लिए सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। उन्होंने वस्तु विनिमय का सहारा व्यापार के लिए कभी नहीं लिया। तो ये थी पुर्तगालियों से संबंधित कुछ शेष बातें। मैं हल्का सा इसको रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। तो जैसे कार्ज आर्मेडा काफिला व्यवस्था है, ये क्या थी? हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगालियों द्वारा कार्ज आर्मेडा व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत हिंद महासागर व अरब सागर में प्रवेश के लिए और इन मार्गों का उपयोग करने के लिए, व्यापार हेतु उपयोग करने के लिए कार्ज लेना होता था। कार्ज का अर्थ परमिट था और कार्ज लेने हेतु कर की रकम अदा करनी पड़ती थी। तब इस रकम को अदा करने के बाद ही इस अरब सागर और हिंद महासागर में प्रवेश की अनुमति थी। और यह व्यवस्था इतनी प्रभावी थी और उस समय यह व्यवस्था आर्मेडा ने लागू की थी। इस वजह से इस व्यवस्था को कार्ज आर्मेडा व्यवस्था कहा जाता है। ये और उस समय आर्मेडा का इतना प्रभाव था कि इस कार्ज को लेने के लिए और इस कर को देने के लिए व्यापारी बाध्य थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी इन मार्गों का व्यापार के लिए उपयोग करने हेतु कार्ज लेना पड़ता था और कार्ज के लिए कर देना पड़ता था। भारतीय व अरबी जहाजों को मिर्च व बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। काफिले की रक्षा, अब देखिए पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। उन्होंने काफिला व्यापार के लिए काफिला व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत एक व्यापारी काफिला साथ में चलता था व्यापार के लिए, और उनकी रक्षा के लिए एक सैनिक बेड़ा भी चलता था, जिसके दो उद्देश्य थे: समुद्री डाकुओं से जहाजी व्यापारी बेड़े की रक्षा करना और ये देखना कि कोई व्यापारी पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर व्यापार ना करे। अब देखते हैं पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव। देखिए, कोई भी जब विदेशी प्रवेश करते हैं या कोई भी बाहर के लोग प्रवेश करते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है देश पर। तो पुर्तगालियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत जापान का व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है, क्योंकि वे अपने साथ में जापानी वस्तुएं भी लाते थे, और जापानी वस्तुओं का प्रवेशन भारत में पुर्तगालियों के द्वारा हुआ, और पुर्तगालियों के द्वारा ही मार्ग की खोज हुई। उसके बाद जापानी लोग भी भारत आने लगे। एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति का समावेश पुर्तगालियों के द्वारा हुआ, क्योंकि उन्होंने उसमें कार्ज व्यवस्था लगाई और उसको लागू करने के लिए काफी उन्होंने सैनिक प्रयत्न और छल दल और धन का सभी का प्रयोग किया। इस वजह से आप देखते हैं कि जो एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति का प्रवेश हुआ, और जो कि पुर्तगालियों की देन। शक्ति स्थापना हेतु अरबों और तुर्कों से इनका सबसे पहले संघर्ष हुआ, जैसे कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल से इनका संघर्ष हुआ था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल से सबसे पहले अरबों का ही संघर्ष हुआ था। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धर्म प्रचार किया गया, क्योंकि पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत आए थे, और इनसे धन बल का लालच देकर भारतीय हिंदुओं से धर्म परिवर्तन भी उन्होंने करवाया, अपने धर्म का प्रचार किया। 1540 में गोवा में एक जेसुइट का प्रवेश हुआ, प्रतिशुद्धारवादी विचारधारा आई, जिससे धर्म परिवर्तन की गतिविधियां और तीव्र हुई।
1540 में गोवा के सारे मंदिर तोड़ दिए गए। 1573 में वारदे था 1584 के 87 के बीच सालसेट के सारे मंदिर भी तोड़ दिए गए, यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बल का भी इस्तेमाल हुआ और हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1560 ईस्वी में गोवा में एक ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य कोई न्याय करना नहीं था, जिसका उद्देश्य था ईसाई धर्म विरोधियों को दंड देना। तो इस हेतु 1560 में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना गोवा में की गई। अब देखिए, जो पुर्तगाली थे अन्य देशों में भी जाते थे, वहां से कुछ व्यापारिक उत्पाद लेकर आते थे और वही उत्पाद भारत में भी लाते थे। तो मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद वगैरह अमरूद का प्रवेशन भारत में कराने का श्रेय पुर्तगालियों को ही है। बादाम, लीची, संतरा, अनानास व काजू का प्रवेश भी अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस का 1556 ईस्वी में स्थापना भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही हुई। भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। औषधि वनस्पति से संबंधित वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1563 में गोवा से हुआ, वो भी पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ ईसाई धर्म प्रचारक जेसुअट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था, जिसने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए काफी कार्य किया। उसके बाद ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकाबीवा और मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ। अगर लास्ट अंतिम पॉइंट है कि भारत में पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए विनिमय व्यवस्था का सहारा नहीं लिया, बल्कि खरीदी की वस्तुओं के लिए उन्होंने उसके खरीदी गई वस्तुओं का दाम सोने, चांदी व अन्य बहुमूल्य रत्नों से चुकाया। उन्होंने विनिमय का सहारा कभी नहीं लिया, क्योंकि पुर्तगाली संपन्न थे, उनके पास सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न पर्याप्त मात्रा में थे और व्यापार में वस्तुओं की खरीद के लिए वे सोने, चांदी और रत्नों का प्रयोग भी करते थे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थी पुर्तगालियों से संबंधित जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, इतिहास से या अलग विषय से कुछ वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे, और अगर आपको कोई इसमें कमी नजर आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमियां भी बता सकते हैं, ताकि मैं अपने इन लेक्चर्स को और सुधारूं। आपको अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। नमस्कार।